नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जिनके मन में सक्षम योजना से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सक्षम योजना। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि सक्षम योजना के कौन कौन पात्र हैं, सक्षम योजना में आवेदन कैसे करें, सक्षम योजना में बेरोजगारी भत्ता कैसे लें और किसे बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है। उसके बाद सक्षम योजना में काम किस प्रकार मिलेगा, सक्षम योजना में सीनियरिटी किस प्रकार बनती है, और इसके बाद अगर कोई समस्या आती है किसी सक्षम युवा को तो वह इसकी शिकायत कहाँ कर सकता है। चलो शुरू करते हैं सक्षम योजना। सक्षम योजना में आवेदन कौन कौन कर सकता है और आवेदन की शर्तें क्या क्या हैं। सबसे पहले आवेदक हरियाणा का मूल निवासी हो। स्नातक या +2 योग्य आवेदक हरियाणा राज्य में किसी भी रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर में वर्ष के 1 नवंबर को न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से +2 की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए या फिर हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिक के बाद 2 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए। आवेदक की उम्र यानी आयु 21 से 35 वर्ष के बीच में हो। आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदक किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं होना चाहिए, जैसे सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी या स्वरोजगार। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ से प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर ही इसमें आवेदन किया जा सकता है। वे आवेदक जिन्होंने पत्राचार यानी कोरस्पोंडेंस के माध्यम से अपनी डिग्री प्राप्त की है और इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं, वे भी लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए नियम। 10वीं के लिए अभी कोई नियम प्राप्त नहीं हुआ है। +2 और इक्विवेलेंट के लिए 900 रुपये प्रति माह, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट के लिए 1500 रुपये प्रति माह, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट 3000 रुपये प्रति माह। इसके बाद काम मिलने पर महीने में 100 घंटे का कार्य करने पर 6000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। यह बेरोजगारी भत्ता किसे मिलेगा? वे पात्र आवेदक जिन्हें विभाग द्वारा अभी काम नहीं दिया गया है, उन्हें 3000 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा, पर शर्त है कि जब उनका नाम विभाग द्वारा प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जाएगा तो आवेदक कौशल प्रशिक्षण में भाग लेगा। यदि कोई प्रशिक्षण में 2 बार भाग लेने में विफल रहता है तो उसका भत्ता निलंबित कर दिया जाएगा तथा तीसरी बार यदि ऐसा होता है तो उसका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। जब विभाग द्वारा काम दे दिया जाता है तो रिपोर्टिंग कब करें? यदि प्रार्थी निर्धारित कार्यालय में कार्य करने के लिए 7 दिन तक रिपोर्टिंग करने में विफल रहता है तो पहली बार में उसका बेरोजगारी भत्ता तब तक निलंबित रहेगा जब तक वह कार्यालय में रिपोर्ट नहीं करता, तथा दूसरी स्थिति में यदि वह फिर भी 7 दिनों के भीतर रिपोर्टिंग करने में असफल रहता है तो बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा और उसका नाम भी लाभार्थियों की सूची में से काट दिया जाएगा। आवेदन के समय घोषणा पत्र में गलत सूचना देने पर क्या होगा? यदि कोई पात्र आवेदक अपने घोषणा पत्र में कपटपूर्वक घोषणा प्रस्तुत झूठी सूचना देता है तो उसे वितरित मानदेय भत्ते की वसूली के साथ साथ लागू अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार दीवानी और आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सक्षम युवाओं को हमेशा कार्य सीनियरिटी के आधार पर मिलता है। तो आइए जानते हैं सीनियरिटी किस प्रकार से तय की जाती है। किसी भी जिले की वरिष्ठ सूची महीने के अंतिम कार्य दिवस में ही जारी की जाती है ताकि पिछले महीने में किए गए कार्यों में मानदेय दिया जा सके। वे सभी आवेदक जिन्हें किसी माह विशेष में मानदेय का कार्य नहीं सौंपा गया है, उन्हें अगले माह में मानदेय कार्य के लिए वरिष्ठ सूची में डाला जाएगा।
सूची में जिन प्रार्थियों की उम्र अन्य प्रार्थियों से अधिक हो उसे वरिष्ठता के आधार पर पहले कार्य दिया जाएगा। अगर सूची में अन्य किसी की उम्र भी एक जैसी हो तो जिस प्रार्थी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पहले की हो तो उसे वरीयता दी जाएगी। इसके बाद यदि किसी केस में ऐसा भी होता है कि प्रार्थी की उम्र व डिग्री एक जैसी हो, तब उस स्थिति में उस प्रार्थी द्वारा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में लिए गए अंकों को आधार बनाया जाता है। यहाँ यह भी ध्यान रहे, यदि किसी प्रार्थी के पास एक से अधिक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो जिस डिग्री में अधिक अंक प्रतिशत होगा वही मान्य होगी। अलाट किए गए काम को बीच में छोड़ने पर क्या होगा? यदि कोई आवेदक बिना कोई कारण बताए कार्यालय में ज्वाइन करने के कुछ दिनों के बाद कार्यालय आना छोड़ देता है तो उसे किसी प्रकार के कार्य के लिए 1 वर्ष के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में वह संबंधित जिले के डीसी को वैध कारण प्रस्तुत करके काम के लिए अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। कार्य के सिलसिले में सक्षम युवा को परेशानी आने पर शिकायत कहाँ करें? योजना के दूसरे संशोधन दिनांक 15/2/2017 अनुसार जिस विभाग में आपको काम मिला है उस द्वारा कार्य का आवंटन न किए जाने की स्थिति में पात्र आवेदक नियंत्रक अधिकारी यानी कंट्रोलिंग ऑफिसर को लिखित रूप में एक आवेदक प्रस्तुत करेगा। नियंत्रक अधिकारी पात्र आवेदक को व्यक्तिगत रूप से मामले का बचाव करने के लिए एक उचित अवसर देगा। इस प्रकार की शिकायत के मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जिले के संबंधित एडीसी होंगे और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी जिले के उपायुक्त होंगे और वह अंतिम अपीलीय प्राधिकारी होंगे।